हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। दो टर्म्स के बारे में बात करेंगे, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। इन पर टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होगा, टैक्स लायबिलिटी के क्या प्रोविजंस हैं, एंड दिस इज गिवन इन द सेक्शन 8 ऑफ CGST एक्ट 2017। तो हमें आज यहाँ पे दो टर्म्स क्लियर करनी है, एक कंपोजिट सप्लाई एंड अनदर वन इज मिक्स्ड सप्लाई। क्या दिया हुआ है सेक्शन 8 में, हम आगे बात करेंगे। पहले कंसेप्ट ये है कि प्रोविजन इंट्रोड्यूस्ड क्यों हुआ, इसकी जरूरत क्या थी। एक्चुअली देयर इज ए प्रॉब्लम सेक्शन 8 में नहीं है। एक्चुअली ये कंसेप्ट आया इसलिए क्योंकि मार्केट में सप्लाईज कैसे की जाती है, आपको समझना पड़ेगा कि जो सप्लायर्स है, और ये हमें पता है कि जीएसटी के अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों कवर्ड है। तो सप्लायर गुड्स का भी हो सकता है, सप्लायर सर्विसेज का भी हो सकता है। तो जो भी सप्लायर्स है, जो भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाईज करते हैं, तो आजकल मार्केट में बंडल्स का जमाना है। क्या जमाना है? बंडल्स। बंडल मीन्स एक ही सप्लाईज के साथ बहुत सारी सप्लाईज को मिक्स करके, कनेक्ट करके, कंबाइन करके, कंबाइंड। मतलब आप, मैं अभी कोई आंसर नहीं देने जा रहा, मैं ना तो अभी तुम्हें कंपोजिट सप्लाई पढ़ा रहा हूँ, ना मैं तुम्हें मिक्स सप्लाई पढ़ा रहा हूँ। सुनना बात ध्यान से। हेलो, इस समय हम कोई क्वेश्चन आंसर राउंड की बात नहीं कर रहे, कोई कंपोजिट और मिक्स सप्लाई की बात नहीं कर रहे, हम बहुत जनरल बात कर रहे हैं। बी रिलैक्स्ड, कूल एंड रिलैक्स्ड, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम बहुत जनरल बात कर रहे हैं कि जो सप्लायर्स हैं, वो सप्लायर किस तरीके से मार्केट में अपनी सप्लाईज लेके आते हैं। मुझे पता है तुम सप्लायर तो नहीं हो, लेकिन यू आर इनडायरेक्टली कंज्यूमर। डायरेक्टली कंज्यूमर, इनडायरेक्टली सप्लायर के पॉइंट से बात कर सकते हो, क्योंकि जब कोई कंज्यूमर के रूप में जब कंज्यूम्स करते हो तो मार्केट में आपको बहुत सारी सप्लाईज मिलती होगी जो कंबाइंड होती है। सब कहना क्या चाह रहे हो, सुनना बात ध्यान से। एक सप्लायर है, आपके साथ मार्केट में वो होगा, एक सप्लायर है। उस सप्लायर ने बोला भैया ये लैपटॉप है। लैपटॉप कभी खाया किसी ने? सर खाने की चीज तो नहीं है, मजाक करता था। तो लैपटॉप देखा है, बिल्कुल देखा है। तो ये लैपटॉप हुआ, और लैपटॉप के साथ बेटा मुझे थोड़ा ड्राइंग बनाना नहीं आता, पता नहीं क्या बना दूंगा मैं, तो जो भी है फॉर एग्जाम्पल छोड़, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ चार्जर। ठीक है, दैट इज वेरी गुड। एक्चुअली मुझे सिर्फ टैक्स और बिजनेस से समझ में आता है, ड्राइंग बनानी नहीं आती। तो ये लैपटॉप हुआ, चार्जर हुआ। It happens in the market कि मैंने, अभी कहना क्या चाह रहे हो मैं, ना बेटा सुनो, वापस से आ जाओ, माइंड में कुछ बड़ा बड़ा निकालो। कंपोजिट नहीं पढ़ा रहा हूं अभी। हेलो, अभी हम कंपोजिट सप्लाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम मिक्स्ड सप्लाई की बात नहीं कर रहे हैं। सुनो बात ध्यान से, मैं बहुत जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत जीएसटी आपका एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। बिल्कुल लेमन जनरल, मैं इसमें बहुत नॉर्मल बात कर रहा हूं। क्या कि सप्लायर्स ने बोला भैया मैं आपको लैपटॉप दूंगा, चार्जर दूंगा, दोनों का है बंडल्ड बना दिया। इसे बोलते हैं बंडल्ड सप्लाई, इसे बोलते हैं कंबाइंड सप्लाई। मार्केट में बहुत बार जब सप्लाई करते हो तो नंबर प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को आप साथ में कंबाइन करके कंबाइंड सप्लाई करते हो, बंडल्ड सप्लाई करते हो। क्या बोलते हैं? बंडल, कंबाइंड। तो यहाँ पे सप्लायर ने क्या किया, लैपटॉप और चार्जर दोनों को साथ में सप्लाई किया। मुझे पता है तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये सप्लाई कर रहा है तो आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्यों हमारा दिमाग खा रहा बिना मतलब समझ में समझे नहीं बात। इसने लैपटॉप और चार्जर को कंबाइन किया, और कंबाइन करके लैपटॉप के रूप में जैसे भी है उसको सेल कर दिया। ये ले लो, लैपटॉप प्लस चार्जर। चार्जर का जनरली कोई चार्ज होता नहीं है, लैपटॉप आप दे रहे हो तो आपने बोला लैपटॉप 50,000 रुपए का, चार्जर आपको साथ में मिलेगा। इस तरीके से सप्लायर ने सप्लाईज किया। मुझे पता है चार्जर आप अलग से भी दे सकते हो, लेकिन जो आपने सप्लाईज किया उसमें बोला हम चार्जर का कुछ ले नहीं रहे, आपको लमसम आपको लैपटॉप और चार्जर का आपको प्राइस पे करना है। आपने एक कंबाइंड सप्लाई बना दी, आपने एक बंडल सप्लाई बना दी। ऐसा होता है सर, इसको हम अलग से पढ़ क्यों रहे हैं? उसका एक रीजन है। एक्चुअली आपको मेन पर्पस क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो लैपटॉप है ना, लैपटॉप पे फॉर एग्जांपल 30% रेट लगता हो और चार्जर पे फॉर एग्जांपल 40% ये रेट लगता हो, तो आप रेट क्या लगाओगे?
क्योंकि जो सप्लाईज है वो तो कंबाइंड है, तो 30% लगाऊंगे या 40% लगाऊंगे। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बोला था, इस समय हमारा फोकस्ड आंसर पे नहीं है, हमें सिर्फ ये समझना है। मैं एग्जांपल 2 या 3 ही दूंगा, लेकिन हम अनलिमिटेड एग्जांपल बना सकते हैं। आपको ये देखना है कि जब मार्केट से सप्लाईज लेके आते हो तो बहुत सारे मार्केट में कंबो पैक, कंबो कंबाइंड। मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं, सब बात समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आजकल जमाना है गिफ्ट पैक का, चलो ना, मतलब रक्षाबंधन, भाई दूज या एनी अदर, आपको क्या करना पड़ता है, गिफ्ट देने पड़ते हैं बर्थडे पे, या मतलब बर्थडे पे भी, रक्षाबंधन पे भी, भाई दूज पे भी, या एनी अदर फेस्टिवल्स यू कैन से। तो आपने क्या किया, आजकल मार्केट में गिफ्ट पैक बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो खाना को फेमस कर देते हैं, इसको ब्रांडिंग कर देते हैं, नहीं कोई कमीशन दिया नहीं, फिर भी इसकी ब्रांडिंग कर देते हैं। काना एक रेस्टोरेंट, मतलब रेस्टोरेंट भी और स्वीट वाला, मिठाई वाला भी है। आज आप बहुत सारे एरिया आप देखोगे, काना भिकाजी वाले लोग हैं, इनके अपने क्या होते हैं, गिफ्ट पैक आते हैं। गिफ्ट पैक मतलब इन्होंने क्या किया, बास्केट ली। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा सा डायग्राम बनाने का, ऊपर नीचे हो सकता है, फोकस करना। जो मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, ये बास्केट है, ऊपर नीचे बन सकती है। तो ये बास्केट हो गई, इस बास्केट के अंदर एक चॉकलेट है, डेयरी मिल्क चॉकलेट, वेरी गुड। ये मैं लिख भी देता हूँ क्योंकि समझ नहीं आता, बहुत बार मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैंने क्या लिखा। एक रसगुल्ला का डिब्बा है, रसगुल्ला, और एक ये बना दिया मैंने बिकाजी, मतलब बास्केट है और उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स। आपने देखा होगा ऐसे गिफ्ट पैक मार्केट में आते हैं, मतलब बिस्किट भी होता है, मतलब सबके अलग अलग है। बिस्किट प्लस रसगुल्ला, गुलाब जामुन प्लस बिकाजी, समझ में आ रहा है, सोन पापड़ी विथ चॉकलेट, ऐसे आपने बहुत सारे गिफ्ट पैक देखे होंगे, समझ में आ रहा है। बहुत सारे कंबो होते हैं जिनमें रसगुल्ला भी, बिकाजी से। अब कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, कहना ये चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल रसगुल्ला पे 5% टैक्स लगता हो, बिकाजी पे, ये एग्जाम्पल के लिए, और बिकाजी पे 20% रेट लगता हो, और चॉकलेट पे 10% रेट लगता हो, तो हम कौन सी रेट लगाएंगे। ओ, अब समझ में आ रहा है सर, आंसर समझ में नहीं आया, ये समझ में आ गया कि आज की क्लास में हमें डिसाइड क्या करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की क्लास में इंपॉर्टेंस ये है कि आपको ये डिसाइड करना है कि जीएसटी का रेट लगेगा क्या, जब सप्लायर कंबो लेता है। जब सप्लायर कंबो समझ में आता है, कंबाइंड सप्लाई, जब कंबाइंड सप्लाई करता है, जब वो बंडल्ड सप्लाई करता है, जब वो ये प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट साथ में सप्लाई करता है, तो जब बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को मिक्स करके ये जो है सप्लाईज की, जब उसे कंबाइंड सप्लाई की, जब उसे मिक्स्ड सप्लाई की, जब उसे कंबो दिया, तो उस केस में जीएसटी का रेट क्या लगाएंगे। यहाँ पे 30 लगाएंगे, 40 लगाएंगे, 5 लगाएंगे, 20 लगाएंगे, 10 लगाएंगे, अकर बकर बम्बे बो 80, फालतू बात नहीं करने का। अब सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम समझ में आ गई है कि आज की क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं। कंटिन्यू करें अपन, समझ में आ रहा है। अभी तक आंसर नहीं मिला, अभी तक सिर्फ ये डिसाइड हुआ है कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम ये डिसाइड करेंगे जीएसटी का रेट क्या अप्लाई करना है, राइट। जब बहुत सारे प्रोडक्ट्स को आपस में कंबाइंड किया जाए, तो अब गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना था। अब गवर्नमेंट के पॉइंट से बात करूं, क्योंकि वी आर लॉ मेकर्स, हम लॉ बनाने का ट्राई करेंगे। जितना समझ में आता है अच्छी बात है, बाद में तो आपको क्या करना होता है, याद करना ही होता है, लेकिन मैं ट्राई करो समझने का कि गवर्नमेंट ने कैसे डिसाइड किया होगा। गवर्नमेंट बना रही है लो, गवर्नमेंट बोलती है कैसे रेट डिसाइड करें, कि 30% लगाए, 40% लगाए, 5% लगाए, 20% लगाए, 10% लगाए। तो गवर्नमेंट ने बोला, सुनना बात ध्यान से, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जब भी टैक्स रेट डिसाइड करूंगी तो एक काम करना, ये जो आप कंबो पैक दे रहे हो, जब ये कंबाइंड सप्लाई कर रहे हो, तो इस कंबाइंड सप्लाई को टैक्स की रेट डिसाइड करने के लिए आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, या तो कंपोजिट सप्लाई होगा या वो मिक्स्ड सप्लाई होगा। इन दोनों के आंसर मैं आगे दूंगा, टू बी कंटिन्यूड। अब अपन एक बार आ जाते हैं कि इन दोनों के आंसर जानने के लिए कि रेट और जीएसटी क्या लगेगा। इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि जो सप्लाईज है, ये सप्लाईज कौन से नेचर की है। क्या बोल रहा हूं, ये जो सप्लाईज है कौन से नेचर की है, ये कंपोजिट सप्लाई है क्या, ये कंपोजिट सप्लाई या मिक्स्ड सप्लाई है। तो पहले पर एक बार कंपोजिट सप्लाई के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 2 क्लोज 30, सेक्शन 2 क्लोज 30
तो सेक्शन 2 क्लोज 30 कंपोजिट सप्लाई क्या कहता है? कंपोजिट सप्लाई मीन्स है सप्लाई, वर्ड टू वर्ड आगे पढ़ूंगा, एक बार जल्दी से सुना देता हूं। कंपोजिट सप्लाई के अंदर क्या होता है, ये तो सबको समझ में आ गया कि चाहे आपकी कंपोजिट सप्लाई हो चाहे आपकी मिक्स सप्लाई हो, ये माइंड बिल्कुल सेट हो गया है कि बहुत सारी सप्लाईज है, बहुत सारी सप्लाईज है। ये सारी सप्लाईज सप्लायर रेसिपिएंट को दे रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी सप्लाई होगी तो दो पार्टीज होगी, एक होगा सप्लायर और दूसरा होगा रेसिपिएंट। तो सप्लायर ने कंबो दिया, बहुत सारी सप्लाईज है, और ये सप्लाईज गुड्स की भी हो सकती है, सर्विसेज की भी हो सकती है, गुड्स एंड सर्विसेज की हो सकती है, ओनली बहुत सारे गुड्स हो, ओनली बहुत सारी सर्विसेज हो, या 2-3 गुड्स हो या 1-2 सर्विसेज हो, मतलब आपने कंबो बना लिया। समझ में आ रही बात? बिल्कुल आ रही है। सर ये कंबो को कैसे डिसाइड किया जाएगा कि वो जो कंबो बनाया आपने, वो जो आपने कंबाइंड सप्लाई की, वो कंपोजिट है या मिक्स्ड है? वही तो बताने जा रहा हूं। गवर्नमेंट ये कहती है कि कंपोजिट सप्लाई वो सप्लाईज होती है जहां पे बहुत सारी सप्लाईज आप कर रहे हो, उन सप्लाईज में से एक सप्लाई मेन सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई। ये वर्ड टू वर्ड तो हम रट्टा मारेंगे बाद में, मुझे वर्ड टू वर्ड भावनाओं में भेजाना है अभी, बड़ा मजा आ रहा है। आई लव जीएसटी, आई लव जीएसटी। सबसे बढ़िया सब्जेक्ट मुझे लगता है जीएसटी। जब पढ़ता हूं तो ऐसे लगता है जन्नत मिल रही है। आई लव इट। वापस से कम बैक, अपन क्या बात करें, सुनना बात ध्यान से। वन वर्ड में आप क्या बोल सकते हो? कंपोजिट सप्लाई को बहुत सारी सप्लाईज है, बहुत सारी सप्लाईज है, बहुत सारे गुड्स का आपने कंबो बनाया। इस तरीके से आप सप्लाईज कर रहे हो कि उनमें से एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई, एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई, एक सप्लाई मेन सप्लाई। तो यदि बहुत सारी सप्लाईज में से एक सप्लाई यदि मेन सप्लाई है, जैसे कि ये मत देखो कि क्या लिखा हुआ है, एक बार ये एग्जांपल देखो, जल्दी से फोकस करो इस एग्जांपल पे। यहां पे सप्लायर क्या दे रहा है, ये मत देखो कि आंसर क्या होगा, आंसर नहीं, तुम बन जाओ कंज्यूमर। कंज्यूमर को भी मार्केट का सब पता होता है। जब कंज्यूमर मार्केट में जा रहा है और सप्लायर उसको बोलता है भैया मैं आपको लैपटॉप प्लस चार्जर दे रहा हूं, और लैपटॉप प्लस चार्जर दे रहा हूं, लमसम प्राइस 58,000 रुपीज है। तो जो आपने 58,000 रुपीज जो आपने दिया ना, वो लैपटॉप का है या चार्जर का है? नहीं, ये बात तो सही है कि आप दोनों खरीद लो, लैपटॉप भी खरीद लो, चार्जर भी खरीद रहे हो, लेकिन जो 58,000 रुपीज का जो प्राइस आपकी तरफ पे किया जा रहा है, जो भी लमसम प्राइस है, वो मेन सप्लाईज क्या है आपकी? सर ऑब्वियसली मैं लैपटॉप के साथ चार्जर मिल रहा है चलेगा, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि सर मैं चार्जर लेने जा रहा था, लैपटॉप भी लिया है। तो हमारी मेन सप्लाईज क्या है? दैट इज अ लैपटॉप। तो एक बार अपन जल्दी से पढ़ लेते हैं, वैसे एक आइडिया लग गया, बार बार मैं बोले जा रहा हूं। तो ऐसे सप्लाईज के केस में एक्चुअली में डिटरमाइन क्या करना है, टैक्स रेट 30% लगाना है या 40% लगाना है। अब एक बार थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट आने के बाद जल्दी से अपन टॉपिक खत्म करते हैं। अपना पढ़ने का तरीका क्या होगा, पहले हम एक बार कंपोजिट सप्लाई को पूरा समझेंगे, फिर उसके बाद मिक्स सप्लाई, फिर एग्जांपल्स और लेंगे यदि कंफ्यूजन होगा तो। वैसे एक बार डेफिनेशन पढ़ने से पहले सबके दिमाग में एक वर्ड याद हो गया सर, कंपोजिट सप्लाई वो सप्लाईज होती है जहां पे बहुत सारी सप्लाईज होती है, लेकिन उन सप्लाईज में वन ऑफ द सप्लाई क्या होती है? मेन सप्लाई होती है। वन ऑफ द सप्लाई मेन सप्लाई होती है, और ये सारी सप्लाई आपस में कनेक्टेड होती है, तभी तो एक, लेकिन वन सप्लाई इज मेन, वन सप्लाई इज प्रिंसिपल। कंपोजिट सप्लाई मीन्स अ सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन, क्योंकि जीएसटी कौन पे करेगा? टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन ने एक सप्लाई की, किसको दी? क्योंकि सप्लाई में हमेशा दो पार्टीज होगी, एक सप्लायर होगा, दूसरा कौन होगा? रेसिपिएंट। तो टैक्सेबल पर्सन सप्लाई कर रहा है, रेसिपिएंट को क्या दे रहा है? ध्यान से पढ़ना, कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर, जो मैं फर्स्ट टाइम से बोल रहा हूँ, फ्रॉम स्टार्टिंग बोल रहा हूँ, बहुत सारी सप्लाईज है। तो कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज, मे बी ऑफ गुड्स, मे बी ऑफ सर्विसेज, और मे बी ऑफ बोथ, और एनी कॉम्बिनेशन से, मतलब बहुत सारे गुड्स हो गए, बहुत सारे सर्विसेज हो गए, या कुछ गुड्स है और कुछ सर्विसेज है, आपने एक कम्बो बना दिया। लेकिन सुनो, ये जो कंबो बनाया है ना, ये कंबो, ये पैक, ये कंबो पैक, ये कंपोजिट सप्लाई तभी माना जाएगा देयर इज अ रिक्वायरमेंट दैट इज अ नेचुरली बंडल्ड। नेचुरली बंडल है, क्योंकि लैपटॉप ही चलाना है तो चार्जर चाहिए, लैपटॉप ही चलाना है तो चार्जर चाहिए, तो ये नेचुरली बंडल है, ये नेचुरली बंडल है। मैं नहीं बोला लैपटॉप के साथ ऐसे ले लो,
मैंने ये नहीं बोला कि लैपटॉप के साथ ऐसे लो, यदि कोई बंदा लैपटॉप के साथ यदि ऐसे देता है तो नेचुरली बंडल्ड नहीं है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आप जब बिजनेस में लेने जाओगे तो बहुत सारे बिजनेसमैन क्या बोलते हैं, भैया आप लैपटॉप ले लो, चार्जर भी आपको साथ में मिलेगा। क्यों? क्योंकि चार्जर नेचुरली बंडल्ड है, क्योंकि लैपटॉप यदि आप चलाओगे तो चार्ज करने के लिए चार्जर भी चाहिए होगा। 1000-1500 रुपए का आता है, साथ में ले लेते हैं, कंबाइंड सप्लाई। Supply in conjunction with each other in the ordinary course of business। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर यदि कोई बंदा, यदि आपने चार्जर अलग से लिया तब तो मतलब ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो सप्लाई है कंबाइंड है, लैपटॉप भी और चार्जर भी है, और यहाँ पे लैपटॉप चार्जर के अंदर इज ए मेन सप्लाई, क्योंकि दोनों सप्लाई क्या है, नेचुरली बंडल्ड है, नेचुरली इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और वन ऑफ द सप्लाई क्या है, वन ऑफ द सप्लाई क्या है, मेन सप्लाई, दैट इज अ लैपटॉप, वन ऑफ व्हिच इज ए प्रिंसिपल सप्लाई। तो यदि कोई आपसे बोले कि कंपोजिट सप्लाई में क्या इंपॉर्टेंट है, तो कंपोजिट सप्लाई के अंदर बहुत सारी सप्लाईज होगी, वन ऑफ द सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई होगी, वन ऑफ द सप्लाई मेन सप्लाई होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारी सप्लाई आपस में क्या है, नेचुरली बंडल्ड है। दो वर्ड याद कर लो कीवर्ड, एक तो नेचुरली बंडल्ड है और दूसरा वन ऑफ द सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई है। क्या इसको भी कंपोजिट सप्लाई बोल सकता हूं, जो मैंने सेकंड एग्जांपल दिया था, ये सेकंड एग्जांपल यहाँ पे जो दिया, क्या ये भी कंपोजिट सप्लाई? यस सर, ये भी। मैं तुमसे बोल रहा हूं, कहां जा रहे हो? ये एग्जांपल कैसे, वापस से बताओ, ये कौन है? काना, नाम सुना होगा, मिर्जापुर इंडिया में ही होगा, जयपुर में तो बड़ा फेमस है ये। तो ये क्या, इसने कंबो बनाया था, एक बास्केट, गिफ्ट पैक या बास्केट, एंड उसमें चॉकलेट, भिकाजी, नमकीन, रसगुल्ला, आपने 3 प्रोडक्ट को लिया, तीनों पे अलग अलग रेट एप्लीकेबल है। आप बोल सकते हो व्हाट इज द मेन सप्लाई, जैसे मेज से चटोरे के लिए रसगुल्ला, तुम बच्चे हो सर चॉकलेट, किसी के लिए सर नमकीन बहुत अच्छी लगती है भिकाजी, व्हाट इज द प्रिंसिपल सप्लाई? मैं रसगुल्ले के लिए कुछ भी खरीद सकता हूँ, लव रसगुल्ला। मैं क्या कहना चाहूँ, बात समझ में आ रही है? किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को पिकासी, सर नमकीन ही खानी है सर। कोई बोलता है सर क्या बातें करते हो, सर हम तो बच्चे हैं, चॉकलेट, हमें तो चॉकलेट चाहिए, रसगुल्ला तो हम खाना सर, रसगुल्ले का हम क्या करेंगे? कोई बोलता है तीनों ही दे दो, रसगुल्ला भी अच्छा लगता है सर, रसगुल्ले की जगह रसगुल्ला होता है सर, ऐसे कभी भी पढ़ते पढ़ते चॉकलेट खाने में अच्छा लगता है सर, जब इतना मीठा हो जाता है सर भिकाजी तो भिकाजी है सर। तीनों सप्लाईज आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये अलग अलग सप्लाईज है, हर सप्लाई अपने आप में मेन सप्लाई है। आप ये नहीं बोल सकते कि इनमें से कोई एक सप्लाई मेन सप्लाई है, आप बोल सकते हो क्योंकि द रीजन बिहाइंड है, कोई बोलता है चॉकलेट बढ़िया है, कोई बोलता है रसगुल्ला है, इसका मतलब ये कि कोई एक सप्लाई मेन सप्लाई नहीं है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि ऑल सप्लाईज आर इंपॉर्टेंट, सारी सप्लाईज इंपॉर्टेंट, रसगुल्ला भी इंपॉर्टेंट है, बिकासी भी इंपॉर्टेंट है, चॉकलेट भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये जो सप्लाईज का जो मैंने एग्जांपल लिया, ये सप्लाईज कंपोजिट सप्लाई नहीं है, ये सप्लाईज आपकी कंपोजिट सप्लाई नहीं है। सब नहीं समझ में आ रहा बेटा, बहुत सारी सप्लाईज है, बहुत सारे गुड्स का आपने कंबो बनाया, उस कंबो के अंदर नेचुरली बंडल, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, नेचुरली बंडल, लेकिन सबसे कीवर्ड मेन सप्लाई। यदि उन सारी सप्लाईज में से यदि आपकी एक सप्लाई यदि मेन सप्लाई है तो उसे बोला जाएगा कंपोजिट सप्लाई। सर अब तो अच्छे तरह समझ में आ गया है सर, क्या है कंपोजिट सप्लाई? सर आगे बताओ। यस वही बता रहा हूं सर, जीएसटी का रेट क्या होगा? अंदर से आवाज आ रही है, क्या बेचा? लैपटॉप। तो जीएसटी का कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? सर ऑब्वियसली जब आपने सप्लाई किया है लैपटॉप को, जब आपने लैपटॉप दिया है तो जीएसटी का भी तो वही रेट एप्लीकेबल होगा जो आपने सप्लाई किया। नहीं वैसे तो आपने दोनों दिया, लैपटॉप भी दिया, चार्जर भी लिया, लेकिन अंदर से भावनाएं आ रही है, व्हाट इज द मेन सप्लाई? लैपटॉप। तो जीएसटी का भी वही रेट एप्लीकेबल होगा जो लैपटॉप पर लगता है, 30%। मींस कंपोजिट सप्लाई के अंदर क्या माना जाता है? सप्लाई विल बी ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई। मतलब जब आप कंपो सप्लाई करते हो तो ये सप्लाई मानी जाती है जो प्रिंसिपल सप्लाई, तो प्रिंसिपल सप्लाई को ही आप अपनी सप्लाई मान लेते हो। तो इसका मतलब आपका जो टैक्स रेट लगेगा, तो कौन सा टैक्स रेट लगेगा? दैट इज एप्लीकेबल ऑन प्रिंसिपल सप्लाई। तो प्रिंसिपल सप्लाई पर जो भी टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा वही रेट आपका एप्लीकेबल होगा, दैट इज 40%। सर 40% थोड़ी है सर, आपने 2 प्रोडक्ट का कंबो बनाया, लैपटॉप चार्जर का। सर यहाँ पे आपका जो मेन सप्लाई था, जो आपका प्रिंसिपल सप्लाई था, वो क्या था? लैपटॉप ना। तो जीएसटी का रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा?
तो जीएसटी का जो रेट एप्लीकेबल होगा इस कंपो सप्लाई पर दैट इज अ 30% रेट इज एप्लीकेबल, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई। कुछ समझ में आ रहा है? अपन और भी एग्जांपल ले सकते हैं इस कंसेप्ट को समझने के लिए। आज फॉर एग्जांपल मैं टीवी बेच रहा हूं, मैं ऑर्डर दे रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, आप सुन सकते हो, आप चाहो तो अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना, क्योंकि ये बोर्ड पे लिख नहीं हूं, जो एग्जांपल में बोल रहा हूं सुनते सुनते पोज करते करते कैसे भी आप उन एग्जांपल को एक बार लिख लेना, जिससे रिकॉल करने में फ्यूचर में रिवीजन में तुम्हारे लिए इजी रहेगा। आज मैं जयपुर का सेलर हूं, है ना, किसी मुंबई वाले बंदे ने मुझे फोन किया सर टीवी चाहिए, तो मेरा टीवी में दे दूंगा। अब मैं टीवी देते टाइम मैंने उसे बोला कि मैं टीवी दे दूंगा, टीवी को मैंने पैक भी किया, मैं टीवी बेच रहा हूँ लेकिन टीवी को मैंने पैकिंग भी किया, ये सर्विसेज। दूसरा मैंने बोला मैं ही पैकिंग करा दूंगा और मैं ही क्या करूंगा, ट्रांसपोर्टेशन भी करवा दूंगा और इंश्योरेंस भी करा दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने बंडल्ड कर लिया, टीवी 40,000 रुपए का था, पैकिंग 1000 रुपीज का, 2000 रुपीज का ट्रांसपोर्टेशन, 1000 रुपीज का इंश्योरेंस, अलग अलग। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अपने आप में सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन अपने आप में सर्विसेज है, इंश्योरेंस अपने आप में सर्विसेज है। लेकिन आप मार्केट में बहुत बार क्या करते हो, नेचुरली करना पड़ता है, क्योंकि द रीजन मैंने टीवी बेचने वाले बहुत हैं। जैसे अभी कोरोना है, अभी आप लोगों को पता है इस समय लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन की वजह से एसेंशियल प्रोडक्ट को अलाउड किया जा रहा है। तो जनरली आप बताना, ईमानदारी से बताना कि आप एसेंशियल प्रोडक्ट किससे खरीदना प्रेफर कर रहे हो? सर अमेजन के थ्रू। सर घर बैठे डिलीवरी कर देता है, मतलब वो प्रोडक्ट भी बेच रहा है, आपको पैकिंग भी करके देता है और घर पे डिलीवरी भी देता है। सर मजा आता है, सर घर बैठे आ जाता है। सर एक दिन बाद में ओपन करते हैं, क्योंकि एक दिन तक हम घर के बाहर रखते हैं, वो तो अलग मैटर है, वो तो लॉकडाउन का मैटर है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोकल मार्केट में जाना प्रेफर नहीं करते। लोग नहीं, मुझे लोकल मार्केट से प्रॉब्लम नहीं, तो मैं से कोई लोकल सप्लायर हो, सर मेरे पापा सप्लाई करते हैं, लोकल वालों को ऐसे बोला प्रॉब्लम नहीं है। लोकल सप्लायर भी सेल कर पा रहे हैं यदि वो सर्विसेज दे रहे हैं, क्योंकि जमाना सर्विसेज का है, जमाना सर्विसेज का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर क्या चाहता है, मैं मार्केट जाऊंगा, क्या पता कौन देखेगा, मास्क पहन के जाना पड़ेगा, हाथ लग गया तो घर में रहो ना 20 से। अमेजन वाले को बोलेंगे, उसे पैसा देंगे, बोलेंगे यहीं रख के चले जाओ, फुट यहाँ से आना भी मत। सेफ, हर बंदा डरा हुआ है, सर्विसेज चाहिए। आपने क्या किया, उसके साथ लैपटॉप खरीदा, टीवी खरीदी, अभी लैपटॉप और टीवी तो आएगा नहीं, एग्जांपल लेते हैं, दालें खरीदी, तो आपने दालें खरीदी और दालें के साथ उसने, मतलब दालें तो बेची अमेजन वाले ने, लेकिन दालें के साथ क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन भी दिया, ट्रांसपोर्टेशन आपके घर पे डिलीवरी भी दे रहा है, प्लस पैकिंग भी कर रहा है। दिस इज अ कॉम्बो, दिस इज अ कॉम्बो। समझ में आ रही कुछ बात? यस। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यदि मार्केट में जब आप बहुत सारी सप्लाईज लेने जाते हो, जैसे अभी रिजॉर्ट बंद है, तो रिजॉर्ट के अंदर जब आप जाते हो तो उसके अंदर क्या होता है, होटल्स भी होते हैं, खाना पीना भी होता है, और मतलब उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज होती है, स्विमिंग पूल भी होता है, गेम्स भी होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज आर देयर। लेकिन आपका जो मेन एक्टिविटी है उसमें मेन सप्लाईज है, मतलब सप्लाईज बहुत सारी इंक्लूडेड है, सप्लाईज बहुत सारी इंक्लूडेड है, लेकिन आपकी एक मेन सप्लाई होती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कुछ बात समझ में आ रही है? तो वही सर कंसेप्ट यहाँ पे भी है। यदि बहुत सारी सप्लाईज हो और यदि उन सप्लाई में यदि एक सप्लाई यदि आपकी मेन सप्लाई है, तो जीएसटी का रेट वही एप्लीकेबल होगा जो प्रिंसिपल सप्लाई पे होगा। जैसे मैंने अभी सेकंड एग्जांपल दिया था दालों का, तो दाल के केस में पैकिंग भी था और होम डिलीवरी भी था, लेकिन आपके लिए प्रिंसिपल सप्लाई क्या थी, दाल खरीदनी है आपको, तो वो क्या होना जाएगा, सप्लाई ऑफ दाल। सप्लाई ऑफ दाल मतलब दाल समझ में आता है, यस वेरी गुड, राइस जो भी है, तो सप्लाई ऑफ समझ में आ गया, तो दैट विल बी treated as a supply of product, that is a main supplies। तो जीएसटी का रेट वही एप्लीकेबल होगा जो दालों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जो राइस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। कुछ बात समझ में आ रही है? तो दैट इज अ रेट कंसीडर। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, कुछ कम समझ में आया हो। आज फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल बेचता हूँ, तो मेरा काम क्या है, मोबाइल बेचना है, और मैंने मोबाइल के साथ क्या बोला भैया मैं 6 महीने की वारंटी भी दे रहा हूँ। वारंटी अपने आप में सर्विसेज है, अलग से वारंटी भी दी जाती है मार्केट में, लेकिन मैंने क्या बोला है, कम्बो बना दिया, मोबाइल प्लस 6 महीने वारंटी और कम्बो बना के आपको मोबाइल दे दिया। तो इस केस में मोबाइल के साथ आपको 6 महीने की एक्सटेंडेड या जो भी वारंटी दे रहा हूँ, तो दैट इज अ कम्बो। तो क्या है मेन सप्लाई, तो मेन सप्लाई आपके लिए एक्सटेंडेड वारंटी नहीं थे, वारंटी दे रहा था सप्लायर, लेकिन मेन क्या था, मेन मोबाइल था, 25,000 रुपये का मोबाइल था, 1,000 रुपये की वारंटी थी, तो मेन क्या सप्लाई किया, मोबाइल। तो
जीएसटी का रेट वही एप्लीकेबल होगा जो मोबाइल के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहला कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया, दैट इज अ कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई को वन वर्ड में बोल सकते हैं प्रिंसिपल सप्लाई। बहुत सारी सप्लाई है लेकिन वन ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई। और जीएसटी का रेट वही एप्लीकेबल होगा जो प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर एप्लीकेबल होगा। राइट डाउन फास्ट द कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई। यह सब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अबाउट मिक्स्ड सप्लाई। और मिक्स सप्लाई दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 74 के अंदर। इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सबको वैसे समझ में आ गया कि क्या कंपोजिट सप्लाई के अंदर इंपॉर्टेंट था कि मेन सप्लाई होनी चाहिए, और जो कंपोजिट हो या मिक्स सप्लाई हो दोनों में एक ही बात कॉमन है, बहुत सारी सप्लाईज है। तो जहां बहुत सारी सप्लाईज और मेन सप्लाई वो कंपोजिट सप्लाई, और जो कंपोजिट सप्लाई नहीं है उसे क्या बोलेंगे, मिक्स सप्लाई। खत्म। सर आंसर बताओ ना किस बात का। सर यदि मिक्स सप्लाई का मतलब बहुत सारा कंबो है, मतलब कंबो मतलब आपने कंबो दिया, आपने मल्टी पैक दिया, आपने ऐसा पैक दिया जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उस केस में रेट और जीएसटी क्या अप्लाई करेंगे। तो एक बार पहले अपन जल्दी से टॉपिक खत्म करते हैं, मिक्स सप्लाई डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि समझ में तो आ ही गया है। सेक्शन 2 क्लॉज 74, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स सप्लाई? मिक्स सप्लाई मींस 2 or more individual supplies, 2 or more individual supplies of goods or services or any combination thereof made in conjunction with each other। मतलब ये कि आपने साथ में बहुत सारे गुड्स या सर्विसेज को सप्लाईज किया, किसने, टैक्सेबल पर्सन ने, फॉर ए सिंगल प्राइस, दैट इज अ कंबो। कंबो का मतलब ही क्या है, सिंगल प्राइस। वेयर सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए कंपोजिट सप्लाई। क्योंकि सिंगल प्राइस वाला जो कंसेप्ट है ये तो आपके कंपोजिट में भी हो जाता है, इन कंजंक्शन विद ईच अदर वहां भी होता है, 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज भी होता है। मतलब इसकी सारी टर्म्स वही है जो कंपोजिट में भी पढ़ा था। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कंपोजिट सप्लाई नहीं है, मतलब जहां एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, जहां एक सप्लाई मेन सप्लाई नहीं है, मतलब जितनी भी सप्लाईज है सारी सप्लाईज एसेंशियल है, सारी सप्लाईज इंपॉर्टेंट है, सारी सप्लाईज मेन सप्लाई है। जो मैंने तुम लोगों को एक एग्जांपल दिया था जहाँ पे अपने बास्केट की बात की थी, अपने बात की थी फॉर एग्जांपल दिस इज रसगुल्ला का डिब्बा, दिस इज अ बिकाजी का पैकेट, एंड वन अपने क्या लिया था, चॉकलेट समथिंग लाइक दैट। ये कुछ और बन गया, ऐसे बता देते हैं चॉकलेट, ठीक है, डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क फॉर एग्जांपल। उस समय मैंने रेट अलग लिखी थी, अभी मैं कुछ भी रेट लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें 5% रेट एप्लीकेबल है, बिकाजी पे 20% रेट एप्लीकेबल है, एंड रसगुल्ला पे फॉर एग्जांपल 12% जीएसटी एप्लीकेबल है। तो इसमें 5%, इसमें 20%, इसमें रसगुल्ला पे 12%। जब हमने कंपोजिट सप्लाई किया था तो हमने क्या बोला था कि 3 प्रोडक्ट साथ में सप्लाई किए जा रहे हैं, तो एक मेन सप्लाई, क्या बोल सकते हैं इनमें से कोई मेन सप्लाई है? क्या बोल सकते हैं रसगुल्ला मेन है? मैंने पहले बता दिया कि कंपोजिट सप्लाई नहीं है, सारी सप्लाईज मेन है। तो अपन क्या करेंगे, अब कर्बम भी है, वो कौन सी रेट अप्लाई करें, क्योंकि सप्लाई सारी इंपॉर्टेंट है, कोई भी मेन सप्लाई नहीं है। तो जब कोई भी मेन सप्लाई नहीं है तो ऐसे सप्लाई को हम क्या बोलते हैं, मिक्स सप्लाई बोलते हैं। और मिक्स सप्लाई के केस में गवर्नमेंट बोलती है कि भैया हम अपने फेवर में बात करेंगे, जो हाईएस्ट रेट होगी ना वो रेट अप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो सप्लाई है, कौन सी सप्लाई, मिक्स सप्लाई। तो मिक्स सप्लाई के अंदर supply will be treated as a supply of particular supply। वो particular supply मानी जाएगी क्योंकि आपने सप्लाई क्या किया, 3 प्रोडक्ट सप्लाई किए, डेयरी मिल्क भी सप्लाई किया, रसगुल्ला भी सप्लाई किया, बिकाजी भी सप्लाई किया। तो ऐसे केस में किसकी सप्लाई मानी जाएगी, treated as a supply of that particular supply which attracts highest rate of tax। कोई बताएगा इनमें से हाईएस्ट रेट कौन सी है, 5, 20 या 12, which is the highest rate? तो हाईएस्ट रेट क्या है, that is 20%। तो ये किसकी सप्लाई मानी जाएगी, ये माना जाएगा कि आपने बिकाजी सप्लाई किया, और जब आपने बिकाजी सप्लाई किया तो ये क्या होगा, हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगे, that is 20%। तुम लोगों को मजा आया होगा, बहुत इजी कंसेप्ट डिफाइन करना। आप कितने भी एग्जांपल ले सकते हो, इसमें बहुत सारे कंबो आते हैं, पॉपकॉर्न विद कोल्ड ड्रिंक,
सर आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप ये बोल सकते हो कि आपके लिए पॉपकॉर्न ज़्यादा एसेंशियल है या आपके लिए कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा एसेंशियल है, कोई भी मेन सप्लाई नहीं है, सारी सप्लाईज आपकी इंपॉर्टेंट सप्लाईज है। तो ऐसे केस के अंदर क्या सप्लाई माना जाएगा? ये सप्लाई माना जाएगा कि आपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सप्लाई किया जिस पर हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगेगा। तो मतलब ये कि जहाँ कंबो दिए जाते हैं और जहाँ कोई सप्लाई मेन सप्लाई नहीं है, यदि वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है तो मिक्स सप्लाई माना जाएगा, और मिक्स सप्लाई के केस में क्या लगेगा? हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगेगा। समझ में आया? एक बार लास्ट में जल्दी से रिवीजन करा देता हूं। कंपोजिट सप्लाई के अंदर एक सप्लाई मेन सप्लाई होती है, एक सप्लाई मेन सप्लाई होती है। तो उस केस में रेट ऑफ जीएसटी वो लगेगा जो प्रिंसिपल सप्लाई वाली रेट है, क्योंकि हम ही मानते हैं कि आपने प्रिंसिपल सप्लाई को किया, आपने मेन सप्लाई को सप्लाई किया, तो मेन सप्लाई पर जो जीएसटी का रेट एप्लीकेबल है वही आपका सप्लाई माना जाएगा। लेकिन मिक्स सप्लाई के केस में कोई भी मेन सप्लाई नहीं है, तो सारी सप्लाई आपस में क्या है? मेन है। तो हम क्या करेंगे? हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। ये जल्दी से लिख लो। ओके, एवरी गुड टू ऑल ऑफ यू।